हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका कस्टमर रिक्वायरमेंट के बारे में। तो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट होती है रिटेल बैंकिंग में, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने फ्रेंड्स देखा था कि मतलब ड्यू डिलीजेंस क्या होता है, इसके बारे में देखा था। प्लस रिटेल के कौन कौन से किस किस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, अपना लाइबिलिटी प्रोडक्ट होता है, एसेट प्रोडक्ट होता है, अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती हैं। तो उन सब बातों के बारे में हमने जाना है। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने जा रहे हैं कि कैसे डिसाइड किया जाता है कि कितना लोन किसी कस्टमर को देना है, और रीपेमेंट पीरियड क्या होगा रिटेल लोन्स का, यानी हाउसिंग लोन है तो कितने समय में। जनरल गाइडलाइंस पढ़ेंगे फ्रेंड्स। बैंक टू बैंक की गाइडलाइंस वेरी करती हैं, पर जनरल गाइडलाइंस क्या होती हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है फ्रेंड्स। फिर हम देखेंगे कि कस्टमर को कैसे कैटेगराइज किया गया है। इनकम के आधार पर हम कस्टमर को डिफरेंट टाइप में बांट सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, और ये देखते हैं कि क्वांटम ऑफ लोन हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो क्वांटम ऑफ लोन इज आइदर रिलेटेड टू प्रोडक्ट आर इनकम ऑफ इंडिविजुअल। तो किसी भी जो लोन का जो क्वांटम है, कितना लोन किसी कस्टमर को हम दे सकते हैं, ये बात जो है या तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है या किसी इंडिविजुअल की इनकम से रिलेटेड होती है। यानी कोई पर्सन कितना कमा रहा है, उसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि उसे कितना लोन हम दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अलग अलग लोन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे इन केस ऑफ, अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो जो आपकी मंथली इनकम है उसका 12 गुना जो है आपको लोन दिया जाता है। अब आपकी मंथली इनकम मान लीजिए 50,000 रुपये है, तो 50,000 रुपये का 12 गुना हो जाएगा, लगभग 6 लाख रुपए आपको लोन मिल सकता है। अगर जो है आपने कार लोन लेनी है, व्हीकल लोन लेना है, तो जितनी आपकी सालाना इनकम है, मान लीजिए साल भर में आप 4 लाख रुपए कमाते हैं, तो उसका 4 गुना 16 लाख रुपए का लोन आपको मिल सकता है। यदि आप साल में 10 लाख रुपए कमाते हैं तो 10 चौक 40 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। और इसी जगह पर जो है, अगर हाउसिंग लोन किसी कस्टमर को लेना है तो उसकी जो मंथली इनकम होगी उसका 48 से 60 गुना तक हम देते हैं। अब अगर किसी कस्टमर की मंथली इनकम 20,000 रुपये है, तो उसका अगर 60 गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, ये लगभग 12 लाख रुपए के आसपास आता है फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरीके से हम क्वांटम ऑफ लोन जो है, हर एक लोन अलग अलग तरीके के लोन के लिए अलग अलग होता है। अब सवाल ये है कि क्या हम इसको याद रखें या ना रखें, और क्या ये सभी बैंकों में एप्लीकेबल है। तो नहीं, ये सभी बैंकों में एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन ये जनरल गाइडलाइंस है फ्रेंड्स। जनरली यही गाइडलाइन फॉलो होती हैं बैंकों में फ्रेंड्स। ओके, तो मान लीजिए अगर आप मुझसे फिर भी जो है पूछा जाता है इन केस कि ये मतलब कहने का कि आपसे अगर पूछा जाता है कि जो पर्सनल लोन है तो वो लगभग ऑन एवरेज कितना गुना होता है रिटेल बैंकिंग में, तो जो मंथली इनकम होती है कस्टमर उसका 12 टाइम्स होता है। और अगर कार लोन वगैरह लेना है तो सालाना इनकम का 4 गुना होता है। और अगर हाउसिंग लोन के पर्पज़ से लेना है तो मंथली इनकम का 48 से 60 गुना होता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि पर्सनल लोन के लिए और जो है हाउसिंग लोन के लिए मंथली इनकम का मल्टीपल कर रहे हैं, और जो कार वगैरह के लिए है उसमें एनुअल इनकम का 4 टाइम्स कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ये बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पर फ्रेंड्स। ओके, अब दीज मल्टीपल कुड वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, है ना। तो जो मैंने आपको बताया नहीं कि ये बैंक टू बैंक वेरी करता रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके बैंक में, मान लीजिए कोई आपका जो बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ पर हो सकता है ये गाइडलाइन डिफरेंट हो, लेकिन ऑन एवरेज यही गाइडलाइन होती हैं। तो दीज मल्टीपल्स वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक वे वेरिएशन होता है। मार्जिन जो होता है वो 15 से 30% के बीच में होता है फ्रेंड्स, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ लोन या स्कीम। तो स्कीम या लोन क्या है उसके आधार पर ये जो है कितना गुना हो सकता है, 15% से लेकर के 30% तक होता है। मार्जिन क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखिए मार्जिन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का लोन लेना है, तो बैंक ये कहता है कि इस 10 लाख रुपए में से 10% आप खुद अरेंज कीजिए, बाकी का पोर्शन मैं अरेंज करता हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं 10 लाख रुपए का लोन ले रहा हूँ तो बैंक मुझे 90% देगा, यानी 9 लाख रुपए केवल देगा, और 1 लाख रुपए उस 10 लाख में से मुझे खुद अरेंज करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। ये होता है। तो ये जो 1 लाख रुपए मैंने खुद अरेंज किए हैं, यही मार्जिन है। अब अगर मान लीजिए इसी जगह पर 10% की जगह बैंक आपसे बोल दे कि 40% मार्जिन आपको अरेंज करना है, तो इसका मतलब हुआ कि बैंक से आपको, अगर आप 10 लाख का लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक से सिर्फ आपको 6 लाख रुपए मिलेंगे, बाकी का 4 लाख रुपए आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन मनी 40% मांगी गई है। तो कस्टमर के लिए बेहतर क्या होता है, जितना कम मार्जिन मनी रहे उतना अच्छा रहता है, और बैंक के लिए क्या अच्छा रहता है, जितना ज़्यादा मार्जिन मनी रहे उतना अच्छा रहता है। तो जो मार्जिन मनी है वो वेरी करती है 15% से लेकर के 30% तक। कहीं 30% मार्जिन मांगा जाता है, कहीं 15% मांगा जाता है, कहीं 20% मांगा जाता है। तो ये इसके बीच में वेरी करती रहती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का लोन है, क्या स्कीम है, उसके आधार पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द
लोन, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी लोन के हिसाब से वेरी करता रहता है। कार में अलग है, हाउसिंग लोन में अलग है, पर्सनल लोन में अलग है। रेट्स आर जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पर एनम। जनरली जो है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो परसेंटेज पर एनम डिसाइड कर दिया जाता है। अभी खैर कॉन्सेप्ट MCLR और RLLR का आ गया है, तो इसलिए ये वेरी करता रहता है बराबर ही। लेकिन अदरवाइज जो है देखा जाए तो ये परसेंटेज पर एनम, यानी अगर ये कहा गया कि 6% पर एनम है या 8.25% पर एनम हम चार्ज करेंगे आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वही रहता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट होते थे रिटेल बैंकिंग में फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स जो हमने जानकारी यहाँ पर इकट्ठा की। क्वांटम ऑफ लोन के बारे में हमने समझा कि क्वांटम ऑफ लोन जो है, जो जनरल गाइडलाइन है वो यही है कि हम लोन का क्वांटम यानी कितना लोन किसी कस्टमर को दे सकते हैं, वो उसकी मंथली इनकम पर नॉर्मली डिपेंड करता है कि वो महीने में कितना कमाता है। अगर पर्सनल लोन लेना है उसने कस्टमर ने, तो मंथली जो उसकी इनकम है उसका 12 गुना ले सकता है। अगर उसे जो है हाउसिंग लोन लेना है तो उसकी जो मंथली इनकम है उसका 48 से 60 गुना ले सकता है, 48 to 60 टाइम्स ले सकता है। और अगर उसे कार लोन लेना है, व्हीकल लोन लेना है, तो जितनी उसकी साल की इनकम है उसका 4 टाइम्स तक वो लोन ले सकता है। ये जनरल गाइडलाइन है और ये डिपेंड मतलब वेरी करती हैं बैंक टू बैंक, हर एक बैंक में अलग अलग गाइडलाइन होती हैं। और मार्जिन मनी 15% से लेकर के 30% के बीच में हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन बैंक एंड डिपेंडिंग अपॉन लोन स्कीम। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हर एक लोन के लिए अलग अलग होते हैं, ध्यान रखेंगे कि मतलब पर्सनल लोन में ज़्यादा लिया जाता है, हाउसिंग लोन में कम लिया जाता है। तो लोन बाय लोन जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करते रहते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड परसेंटेज ऑफ पर एनम में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि रीपेमेंट पीरियड कितना होना चाहिए। तो जैसे क्वांटम ऑफ लोन के केस में था, वैसे ही केस यहाँ पर रीपेमेंट के केस में भी होता है कि कोई भी कस्टमर ने लोन ले लिया, तो अगर उसने व्हीकल लोन लिया है तो कितने साल में लौटाएगा, अगर हाउसिंग लोन लिया है तो कितने साल में लौटाएगा, अगर पर्सनल लोन लिया है तो कितने साल में लौटाएगा, ये बातें हैं जिनके बारे में हमें जानना है। तो रीपेमेंट पीरियड में वेरी फ्रॉम 3 साल से 30 साल डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज। तो किस उद्देश्य से लिया गया है, हाउसिंग लोन लिया गया है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है, व्हीकल लोन है, उसके आधार पर डिपेंड करते हुए 3 साल से लेकर के 30 साल के बीच में रीपेमेंट पीरियड जो है होता है कस्टमर का। लोन फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस आर टू बी रीपेड विद इन 3 ईयर्स। अब देखिए अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो विद इन 3 ईयर जो है 3 साल के अंदर अंदर आपको लोन पे करना होता है नॉर्मली, ये जनरल बात हो रही है। ऑटो लोन यानी कि आपने व्हीकल लोन लिया है तो उसको जो है 5 साल से 7 साल के दौरान आपको वापस करना होता है। और अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो ये 5 साल से लेकर 30 साल के बीच में इसका रीपेमेंट पीरियड होता है। तो हर एक वैरायटी के आधार पर ये रीपेमेंट पीरियड डिसाइड होता है। नॉर्मली 3 साल से लेकर 30 साल तक के लिए होता है। पर्सनल लोन में 3 साल के अंदर अंदर लौटाना है, ऑटो लोन में 5 साल से 7 साल के बीच में लौटाना है, हाउसिंग लोन के केस में 5 साल से लेकर 30 साल के बीच में लौटाना है। अब अगर आप कोई कहो कि हमने ऑटो लोन लेना है और मैं 15 साल में वापस करना चाहता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि नॉर्मली 5 साल से 7 साल के बीच में आपको लौटा देना होता है। द इन ऑर्डर दैट द ऑर्डर लोन रीपेमेंट डज नॉट रिजल्ट इन एनी डिफिकल्टी फॉर द लाइफ स्टाइल। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि बैंक ये चीज़ इंश्योर करता है कि कस्टमर की लाइफ स्टाइल अफेक्ट ना हो। मान लीजिए कोई कस्टमर है, वो महीने का 30,000 रुपये अगर कमाता है, तो बैंक ये नहीं करेगा कि इसमें से 28,000 रुपये आप जो है हमारी किस्त भरने में जमा कर दीजिए, बाकी 2,000 रुपये में अपने घर का राशन पानी चलाइए। ऐसा नहीं करता है बैंक। बैंक क्या करता है, वो ये चीज़ देखता है कि अगर जो है मतलब मान लीजिए आपकी इनकम 30,000 रुपये है, तो आपसे ये बोलता है कि आप कम से कम जो है 40% ऐसा होना चाहिए जो कि आप अपने घर लेकर के जाइए ताकि आपकी लाइफ स्टाइल अफेक्ट ना हो। 40%, 30% डिपेंडिंग अपॉन द बैंक होता है। तो अब अगर मान लीजिए कोई कस्टमर 30,000 रुपये कमा रहा है और उससे कहा जाता है कि 40% आपको घर ले जाना ही होगा, तो इसका मतलब हुआ कि ये 60% ही इसका पे कर सकता है। तो 60% के हिसाब से 3 छंग 18,000 रुपये ही किस्त बांधी जा सकती है। इस कस्टमर की किस्त हम ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 रुपये पर मंथ की बांध सकते हैं। यानी हम जो लोन देंगे वो ऐसा लोन देंगे कि उसकी जो ईएमआई आए वो 18,000 रुपये के अंदर अंदर ही आ जाए, ताकि कस्टमर की जो जनरल लाइफ है उसमें हैम्परिंग ना हो। और ये जब हम 18,000 रुपये जब हम यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, उस समय ये बात भी इंश्योर करनी होती है। मान लीजिए उसका पहले से ही कोई लोन चल रहा है जिसमें वो 3,000 रुपये की ईएमआई भर रहा है, तो वो 3,000 रुपये इस 18,000 रुपये में मिला करके होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 18,000 रुपये ये प्लस 3,000 रुपये और मिल करके 21,000 रुपये का बर्डन आ जाए उसके ऊपर। तो बैंक ये बात इंश्योर करता है ताकि कस्टमर की लाइफ स्टाइल में कोई इफेक्ट ना हो। सैलरीड क्लास को मिनिमम नेट टेक होम पे ले जाना होता है ये, ताकि जो है कस्टमर की लाइफ जो है ज़्यादा दिक्कत में
ना आए फ्रेंड्स। ओके, इवन कस्टमर चाहता भी हो, कस्टमर कहेगा आपसे कि मतलब अभी मैं 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, आप ऐसा करिए कि मेरे से 25,000 रुपये महीने ले लीजिए, मैं 5,000 रुपये में काम चला लूँगा। लेकिन फिर भी वो काम चलाने वाली बात अलग होती है। बैंक की गाइडलाइन के हिसाब से उसको एक सर्टेन जो है मिनिमम नेट टेक अब होम जो है ले जाना पड़ेगा, ताकि कस्टमर की लाइफ स्टाइल पे कोई इफेक्ट ना आए। ये बैंक का नियम होता है फ्रेंड्स। ओके, दिस इंश्योर दैट पीपल डज नॉट रिसोर्ट टू एक्सेसिव बारोइंग। और ये बात इस ये चीज़ क्या करती है, इससे ये भी सेट हो जाता है कि बहुत ज़्यादा बारोइंग भी कस्टमर नहीं करता है। अब जैसे 30,000 रुपये कमाने वाले पर्सन को हमने बता दिया कि आप 18,000 रुपये की किस्त पे कर सकते हैं। अब अगर 18,000 रुपये के हिसाब से उसकी केवल एलिजिबिलिटी 10 लाख रुपए की बन रही, तो हम 10 लाख रुपए ही लोन देंगे। अगर आप सोचिए 30,000 रुपये के हिसाब से आप उसकी एलिजिबिलिटी बनाते, तो हो सकता है उसे जो है 15 लाख रुपए मिल जाते। तो 15 लाख रुपए वो ले जाता। लेकिन अब हमने चूँकि ये कह दिया कि नहीं 40% आपको घर ले जाना है, तो एक्सेसिव से बचा लिया ना हमने, उसे 10 लाख रुपए ही लोन दिया 15 लाख रुपए की जगह पे। तो वही कह रहे हैं कि एक्सेसिव बोरोइंग से हम बचा देते हैं कस्टमर को, और कस्टमर के लिए भी बेनिफिट रहता है, उसकी लाइफ़स्टाइल नहीं बिगड़ती है। पेनल्टीज़ इफ एनी फॉर द प्रीपेमेंट शुड बी क्लियरली स्पेल्ड आउट इन टर्म्स ऑफ द फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर द बैंकर। अब अगर कोई कस्टमर लोन लेता है हमसे 30 साल के लिए मान लीजिए लेता है, और वो बाद में उसकी इनकम कहीं से आती है और वो 15 साल बाद ही अपना लोन ख़त्म करना चाहता है, तो उसे प्रीपेमेंट कहते हैं। यानी 30 साल के लिए लोन भरना था, ईएमआई में धीरे-धीरे करके भरना था, पर उस कस्टमर ने 15 साल बाद ही पूरा पेमेंट कंप्लीट करके लोन बंद कर देना चाहता है, तो इसे प्रीपेमेंट कहते हैं फ्रेंड्स। और अगर प्रीपेमेंट में हम अगर पेनल्टी लगाते हैं, तो ये बात जो है हमें टर्म्स और कंडीशंस में कस्टमर को क्लियरली बतानी होती है। फेयर प्रैक्टिस कोड के तहत बैंकर को ये बात बतानी होती है कि सर अगर आप प्री पेमेंट करेंगे, तो आपके ऊपर 2% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अभी 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं, अगर आप प्री पेमेंट करेंगे तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये बात जो है कस्टमर को बता देनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर ने मान लीजिए कोई कार खरीदी और उसने उससे कमाई की और 7 साल के लिए लोन लिया था, 7 साल में रीपेमेंट करूँगा, लेकिन उसने जल्दी करके एक्स्ट्रा पैसे भर करके 5 साल में ही पूरा लोन चुकता कर दिया। लेकिन अब अगर आपने उसको पहले नहीं बताया कि अगर आप प्री पेमेंट कर देंगे, जल्दी खत्म कर देंगे लोन, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट और लग जाएगा, तो ये गलत होगा उसके लिए। तो इसलिए पहले ही हमें बता देना होगा कि अगर आप प्री पेमेंट करते हैं, तो जो पेनल्टी लगनी है वो पहले ही हम कस्टमर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपको प्री पेमेंट करने पर आपको एक्स्ट्रा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। बैंक इसके अलावा कैन लेवी प्रोसेसिंग चार्ज, इसके अलावा बैंक कस्टमर के ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, मॉर्टगेज क्रिएट कराने का स्टैम्प ड्यूटी वगैरह हो गई, या एनी अदर इंसिडेंटल चार्ज, इंस्पेक्शन चार्ज, ये सारे चार्जेज़ जो है कस्टमर के ऊपर, रिन्यूअल चार्जेज़, ये सब लगा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक जो है अपने कस्टमर के ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज लगा सकता है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज़, मॉर्टगेज चार्जेज़, स्टैम्प ड्यूटी, इंस्पेक्शन चार्जेज़, रिन्यूअल चार्जेज़, ये सारे चार्ज अपने कस्टमर के ऊपर लगा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दीज़ शुड बी ट्रांसपेरेंटली मेंशन्ड इन द स्कीम एंड एक्सप्लेन टू द एप्लीकेंट या कस्टमर। तो ये सारी बातें कि हम डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज़ 2,000 रुपए लेंगे, उसके बाद में इंस्पेक्शन चार्जेज़ 6,000 रुपए लगेंगे, ये सारी बातें कस्टमर को ट्रांसपेरेंटली मेंशन होनी चाहिए उस स्कीम में, जब भी आप स्कीम ऑफ़र कर रहे हों, और कस्टमर को ये बात एक्सप्लेन वही कर देनी चाहिए कि ताकि उसको ये ना रहे कि बाद में कि सर आपने ये तो ये बताया नहीं था, ये भी चार्जेज़ लगने, मुझे आइडिया नहीं थी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पहले ही बता देना होता है। अपॉन फाइनलाइज़ेशन ऑफ दी द एप्लीकेशन विद द रिकमेंडेशन इज़ पास्ड ऑन द सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर सैंक्शन। अगर जो है मतलब ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है रिकमेंडेशन के साथ में कि हाँ, आप इसको लोन सैंक्शन कर सकते हैं, वो पास ऑन कर दिया जाता है, किसको, सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास में पहुँचा दिया जाता है। अब एक बार सैंक्शन हो जाता है लोन, यानी कि फाइनल हो गया कि हाँ, इसको पैसे दे देने हैं, तो अदर फॉर्मेलिटी शुरू कर दिया जाती है, जैसे अब डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाएगा, जो सिक्योरिटी उसने दी है, उस पर चार्ज क्रिएट करवाया जाता है ना? जैसे मॉर्टगेज वगैरह करवाया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, फिर उस साइट का इंस्पेक्शन करते हैं, कंप्लायंस ऑफ वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन, जो डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी कंप्लायंस भी देखनी होती है। To be these are to be completed, and thereafter disbursement would be effected preferably to the suppliers and manufacturer for fixed assets institution in case of education लोन। तो ये इतनी सारी बातें होती हैं। एक बार मतलब आपने सैंक्शन करने का मन बना लिया कि हाँ, सब कुछ सही है, हम इसको सैंक्शन कर देंगे, तो अदर जो फॉर्मेलिटी हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, चार्ज का क्रिएशन हो गया, इंस्पेक्शन साइट को जाकर के देखा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है, अदर जो टर्म्स और कंडीशन उनको कंप्लाई करना होता है, ये सारी बातें हम करेंगे। और सब कुछ जब कंप्लीट हो जाएगा, ये सारी बातें कंप्लीट हो जाती हैं, तो डिसबर्समेंट जो है कस्टमर को ना करके प्रेफरेबली किसको किया जाता है, जो सप्लायर है। जैसे मान लीजिए किसी को घर बनवाना है, तो पेमेंट किसको की जाएगी, जो मोरंग बालू वगैरह प्रोवाइड करते हैं,
जो लोहा वगैरह खिड़की दरवाजे प्रोवाइड करेंगे, उन सप्लायर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को ये चीज़ दे दी जाती है। या अगर आपने फ्लैट खरीदा है तो आपके खाते में पैसे ना डाल करके जो उसका बिल्डर है जिसने बेचा हुआ है उसके खाते में पैसे डाले जाते हैं। और अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो जिस संस्था में आप पढ़ रहा है स्टूडेंट या आप पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट जहाँ जिस संस्था में पढ़ रहा है, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट आईआईटी से पढ़ रहा है और उसने अपना एजुकेशन लोन लिया तो वो पैसा उस आईआईटी में जाएगा, जिस भी आईआईटी में वो करंटली इंस्टीट्यूट में जहाँ पर भी वो पढ़ रहा होता है फ्रेंड्स। ओके, यानी कि कोशिश ये रहती है कि पैसा कस्टमर को ना दे करके सीधे जिससे उसको काम है, सप्लायर या मैन्युफैक्चरर हो गया, उसको दे दिया जाए, या अगर एजुकेशन लोन है तो उस इंस्टीट्यूट को दे दिया जाए। इसी तरीके से अगर आपने कार लोन लेना है तो जो कार लोन का डीलर है उसके खाते में पैसे डालने की कोशिश की जाती है फ्रेंड्स। ओके, अब आगे हम कस्टमर रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। कस्टमर रिक्वायरमेंट में भी हम कस्टमर रिक्वायरमेंट जाने उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो कस्टमर है वो कितने टाइप का होता है, उस बारे में भी बात करनी है। लेकिन पहले एक बार इसे फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, 1-2 मिनट लगेगा। तो देखिए, रीपेमेंट पीरियड जो है डिपेंड करता है कि कौन-सा लोन आपने लिया है। 3 साल से लेकर 30 साल तक कोई भी हो सकता है। पर्सनल लोन 3 साल के अंदर-अंदर चुकाना है। कार लोन वगैरह 5 साल से 7 साल के अंदर-अंदर चुकाना होता है। हाउसिंग लोन 5 साल से लेकर 30 साल के बीच में चुकाना होता है। अब जब भी हम किसी को लोन पास कर रहे होते हैं तो ये बात ध्यान रखनी होती है कि क जो उसकी सैलरी क्लास है, जो सैलरीड क्लास है, उसको मिनिमम नेट टेक होम पे का एक कॉन्सेप्ट लाया जाता है कि इतना परसेंट आपको पैसा घर ले जाना होगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि रीपेमेंट आसानी से होता रहता है, ठीक है? और कस्टमर की लाइफ़स्टाइल में भी डिफ़िकल्टी नहीं आती है, और साथ ही साथ में एक्सेसिव बोरोइंग से भी हम कस्टमर को बचा देते हैं। पेनल्टी अगर लगानी है, अगर प्रीपेमेंट करोगे आप हमारे लोन का, तो हम आपके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाएँगे। तो ये बात जो है बहुत ही क्लियर कट हमें जो है अपनी स्कीम में लिख देनी चाहिए और बता देनी चाहिए कस्टमर को कि ऐसा होगा अगर आप प्रीपेमेंट करते हैं। बैंक जो है प्रोसेसिंग चार्जेज़, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज़, मॉर्टगेज चार्जेज़, स्टैम्प ड्यूटी, ये सारे इंस्पेक्शन चार्जेज़, ये सारे चार्जेज़ अपने कस्टमर के ऊपर लगाएगा। ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक रोकता भी नहीं है, कस्टमर भी नहीं रोकेगा। लेकिन ये बातें बहुत ही ट्रांसपेरेंटली होनी चाहिए, स्कीम में लिखी हुई होनी चाहिए कि इतना-इतना चार्जेज़ इस बात का लगेगा। परसेंटेज वाइज़ लिखा हो चाहे अमाउंट लिखा हो कि सर जो भी है उसका 4% लगेगा या इसके इस काम के 6,000 रुपए लगेंगे, वो बात लिखी हुई होनी चाहिए, और साथ ही साथ कस्टमर को ये बात हमें एक्सप्लेन भी कर देनी चाहिए। एक बार जो है फाइनलाइज़ेशन हो जाता है इन सभी बातों का, तो एप्लीकेशन रिकमेंडेशन कर दी जाती है कि हाँ, ये लोन हम पास करना चाहते हैं। वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास चला जाता है सैंक्शन होने के लिए, यानी कि ब्रांच मैनेजर के पास चला जाता है मोटा-मोटा। और ब्रांच मैनेजर क्या करते हैं, उसको सैंक्शन कर देता है कि ठीक है, अभी लोन हम पैसा पास कर रहे हैं। एक बार लोन सैंक्शन हो गया, पैसा उसके पास जाने लगता है, तो क्या होता है कि फॉर्मेलिटीज़ शुरू हो जाती हैं। डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाता है, सरसई वगैरह में जो है चार्ज क्रिएट करवाया जाता है, इंस्पेक्शन की जाती है साइट की, और जो और अदर टर्म्स और कंडीशन उसको जो है कंप्लाई करने की कोशिश की जाती है। और डिसबर्समेंट जब करना होता है तो कोशिश ये की जाती है कि जो पैसा है वो सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को जो है दे दिया जाए, और अगर एजुकेशन लोन है उस केस में इंस्टीट्यूट को दे दिया जाए, कस्टमर को ना देने की कोशिश रहती है फ्रेंड्स। ओके, अब अगर कार लोन है तो उस केस में जो कार का डीलर है उसके खाते में पैसे डाले जाते हैं, या जो कंपनी है उसके खाते में पैसे डाले जाते हैं। कस्टमर के खाते में पैसे नहीं डालने की कोशिश रहती है। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, तो देखिए, कस्टमर आर द की एट्रीब्यूट ऑफ द रिटेल बैंक। तो भैया देखिए, बड़ी क्लियर सी बात है कि जो है मतलब रिटेल बैंकिंग में अगर कस्टमर नहीं तो क्या है, बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर कस्टमर नहीं है तो क्या है, फिर बिना कस्टमर के कुछ होना ही नहीं है। और रिटेल बैंकिंग में कस्टमर भी खूब हैं, है ना? मैंने बताया नहीं, एक एक बैंक में, एक एक ब्रांच में, मतलब एक एक बैंक में 20-20 करोड़ कस्टमर तक हैं। डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट नीड फॉर फाइनेंशियल सर्विस। अब अलग अलग कस्टमर की अलग अलग सर्विस की नीड होती है। कोई गरीब कस्टमर है तो उसको जो है 50,000 रुपये का लोन भी पर्याप्त है। कोई अमीर कस्टमर है तो उसके लिए 5 लाख का लोन भी कम है ना? तो अलग-अलग फाइनेंशियल नीड होती है। कोई 20,000 की एफडी करवाना चाहता है, कोई 20 करोड़ की एफडी करवाना चाहता है, कोई 5 लाख की एफडी करवाना चाहता है, कोई 15 लाख की एफडी करवाना चाहता है। तो वही है कि डिफरेंट कस्टमर की डिफरेंट फाइनेंशियल नीड होती है। कुछ लोग हैं जो आरडी खोलना पसंद करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हर एक कस्टमर का अपना-अपना खुद का मतलब जो है अंडरस्टैंडिंग है, उसकी रिक्वायरमेंट है। बैंक डेवलप देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन कस्टमर्स नीड। अब बैंक क्या करेगा, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज डेवलप करेगा वो कस्टमर की नीड के हिसाब से ही करेगा। ये चीज़ देखेगा ना कि कस्टमर की क्या नीड है, और उसी हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विसेज डेवलप करेगा, तभी तो वो कस्टमर सामने वाला परचेज करेगा हमारे किसी प्रोडक्ट को। कस्टमर सेगमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर रिटेल बैंकिंग टू बी सक्सेसफुल। अब अगर आप रिटेल बैंकिंग को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो कस्टमर का सेगमेंटेशन करना, यानी कस्टमर को अलग अलग ग्रुप में बांट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। Appropriate customer segmentation will help bank to pitch the right product to the right customer।
तो अगर हम जो है एप्रोप्रिएट कस्टमर सेगमेंटेशन करते हैं, ठीक से हमने कस्टमर का सेगमेंटेशन किया, अलग-अलग बँटवारा कर लिया, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सही प्रोडक्ट को सही कस्टमर तक पहुँचाने में आसान होता है। जैसे मान लीजिए सेगमेंटेशन कैसे करेंगे, सैलरीड क्लास एक तरफ कर लिया हमने, ठीक है? फेरी वाले, रेहड़ी लगाने वाले उनको अलग कर लिया हमने। मान लीजिए जो डॉक्टर्स हैं उनको अलग कर लिया हमने, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अलग कर लिया। तो इस तरीके से हम अलग-अलग प्रोडक्ट अलग-अलग जगह पर ऑफ़र करेंगे। जैसे रेहड़ी वाला है, अब उसको हम हाउसिंग लोन ऑफ़र करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन उसी जगह पे सैलरीड क्लास को अगर हम हाउसिंग लोन ऑफ़र करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम एप्रोप्रिएट तरीके से सेगमेंटेशन करेंगे तो बैंक के प्रोडक्ट को सही कस्टमर तक पहुँचाने में हमें आसानी हो सकती है। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कस्टमर सेगमेंट फर्स्ट बिफोर डिस्कसिंग देयर रिक्वायरमेंट। तो पहले हम कस्टमर सेगमेंट के बारे में समझेंगे फ्रेंड्स कि कस्टमर को कैसे हमने अलग-अलग ग्रुप में बाँटना है। उसके बाद में हम उनकी रिक्वायरमेंट की डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स, ओके। ब्रॉडली कस्टमर्स आर सेगमेंटेड बेस्ड ऑन देयर इनकम लेवल एज़ देयर पिरामिड विल वेरी विद द राइज इन देयर इनकम लेवल। तो कह रहे हैं कि कस्टमर का सेगमेंट जो है हम ब्रॉडली किस आधार पर करते हैं? उनकी इनकम के आधार पर करते हैं और एक पिरामिड बनता है इस तरीके का, ठीक है? एज़ देयर पिरामिड विल वेरी विद द राइज ऑफ देयर इनकम लेवल। इनकम लेवल के बढ़ने के साथ-साथ उनकी जो नीड का पिरामिड है, वो बढ़ता और बदलता जाता है। तो ब्रॉडली हम कस्टमर को सेगमेंटेशन करते हैं उनके इनकम के लेवल के आधार पर। बैंक डेवलप एंड मार्केट देयर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द सेगमेंटेशन एंड टारगेट द रिलेवेंट सेगमेंट फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन ऑफ बिज़नेस। तो कन्वर्जन का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स कि हमने कोई चीज़ ऑफ़र की और उस चीज़ को जो है कस्टमर ने अगर परचेज कर लिया या ले लिया अपने पास में, तो वही होता है कि हमारी जो डील थी वो कन्वर्ट हो गई। मतलब हमने सक्सेसफुली एक प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया है। तो बैंक क्या करता है, डेवलप करता है और मार्केटिंग करता है अपने प्रोडक्ट की बेस्ड ऑन सेगमेंटेशन। उसी सेगमेंटेशन के आधार पर वो प्रोडक्ट बनाता है और उसकी मार्केटिंग भी करता है एंड टारगेट द रिलेवेंट सेगमेंट। और भाई जिस सेगमेंट के लिए जो बनाया हुआ है हमने, उसी चीज़ को जो है उसको हम ऑफ़र करेंगे, तभी मैक्सिमम बिज़नेस का कन्वर्ज होता है ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बिज़नेस कर पाते हैं। द बेसिक सेगमेंटेशन ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन द इनकम लेवल। इनकम लेवल के आधार पर जो बेसिक सेगमेंटेशन है कस्टमर का वो नीचे दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर इनकम लेवल लिखी हुई है, कस्टमर का सेगमेंट लिखा हुआ है फ्रेंड्स। देखिए जो बात यहाँ लिखी है वही इस कॉलम में भी लिखी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने लाख में लिखा हुआ था और ये आगे चल कर के आप 4000 लाख वगैरह याद रखने में दिक्कत होती, तो इसी चीज़ को मैंने 4000 लाख की जगह पे 40 करोड़ वगैरह कर दिया है फ्रेंड्स, ओके। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, इस टेबल को फिर से समझ लीजिए। ये कॉलम और ये कॉलम दोनों एक ही हैं, बस इसमें जो कुछ भी लिखा है वो लाख में लिखा हुआ है, इसमें जो लिखा हुआ है वो करोड़ में लिखा हुआ है, बस इतना समझ लीजिए। ये इसलिए किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टेबल आप समझ लीजिए सीधे-सीधे आपको एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर देगी, एग्जाम में आराम से दे सकती है, ठीक है? तो देखिए इनकम लेवल लाख में दिया हुआ है, कस्टमर का सेगमेंट दिया हुआ है, तो जिनकी इनकम साल में 2 लाख से 10 लाख रुपए है, उन्हें थोड़ा-सा फ्रेंड्स जो है वीडियो में गड़बड़ हो गई थी, तो ये दोबारा मैं यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ, यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने अभी तक समझा था कि कस्टमर का जो इनकम लेवल होता है उसके आधार पर हम कस्टमर को अलग-अलग सेगमेंट में बाँटते हैं, ठीक है? इनकम के आधार पर ही हम बाँटते हैं। तो यहाँ पर इनकम लेवल दिया हुआ है और इधर वही बात जो यहाँ लाख में लिखी हुई वही बात यहाँ पर करोड़ों में लिखी हुई है और ये कस्टमर का सेगमेंट है, क्या बोलते हैं हम उसको। तो अगर मान लीजिए किसी कस्टमर की इनकम 2 लाख से 10 लाख रुपए है, 2 लाख से 10 लाख रुपए है, तो उस कस्टमर सेगमेंट को हम मास मार्केट कहते हैं। क्या बोलेंगे रिटेल की भाषा में? मास मार्केट बोलेंगे। अगर किसी कस्टमर की इनकम 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक है, ठीक है, तो उसे मास एफ्लुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मास एफ्लुएंट। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 लाख से 10 लाख तक इनकम है, मास मार्केट कहलाएगी। 10 लाख से लेकर 50 लाख तक साल भर की इनकम है, मास एफ्लुएंट कहलाएंगे। 50 लाख से लेकर के 4 करोड़ रुपए तक की इनकम है, तो उसे सुपर एफ्लुएंट कस्टमर कहेंगे। अगर 4 करोड़ से लेकर के और 40 करोड़ तक की इनकम है, तो उसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलते हैं। 4 करोड़ से 40 करोड़ तक की इनकम है अगर साल भर में। अब 40 करोड़ से ज़्यादा और 120 करोड़ तक की इनकम है, तो उसे सुपर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलते हैं। अगर 120 करोड़ से भी ज़्यादा साल भर में कोई कमा रहा है, तो उसे अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलते हैं। तो इस तरीके से मतलब रिटेल बैंकिंग में कस्टमर का सेगमेंटेशन किया गया है। इनकम लेवल और उसके कस्टमर के सेगमेंटेशन में रिलेशनशिप यही है कि अगर आप 2 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, जितना भी कस्टमर बेस है, जितने भी कस्टमर हैं जो 2 लाख से 10 लाख के बीच में कमा रहे हैं, उन्हें मास मार्केट बोला जाता है। 10 लाख से लेकर 50 लाख तक कमाने वाले
मास एफ्लुएंट कहलाते हैं। 50 लाख से लेकर 4 करोड़ तक कमाने वाले सुपर एफ्लुएंट कहलाते हैं। 4 करोड़ से लेकर के 40 करोड़ तक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोले जाते हैं। 40 करोड़ से लेकर 120 करोड़ तक अगर कोई साल में कमा रहा है तो उसे सुपर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलते हैं। और कोई 120 करोड़ से भी ज़्यादा कमा रहा है तो उसे अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बाइफर्केशन है ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो बाइफर्केशन है मतलब बंटवारा है, ये पूछा जाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट के बारे में। तो कस्टमर जो है रिटेल बैंकिंग में की है, मतलब की एट्रीब्यूट है, मेन चीज़ है जो वो कस्टमर ही है। डिफरेंट कस्टमर की डिफरेंट फाइनेंशियल नीड होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर कस्टमर के अलग अलग कमाई के आधार पर अलग अलग उसकी नीड होती है। बैंक अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज डेवलप करते हैं कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए, उसी नीड के आधार पर ही प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। कस्टमर सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है रिटेल बैंकिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो अगर कस्टमर का आप रिटेल बैंकिंग को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको कस्टमर का सेगमेंटेशन करना जरूरी होता है। एप्रोप्रिएट कस्टमर का सेगमेंटेशन हेल्प करता है सही प्रोडक्ट को सही कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो कस्टमर सेगमेंटेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, उनकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम कस्टमर सेगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो ब्रॉडली अगर कस्टमर का सेगमेंटेशन जो किया जाता है फ्रेंड्स वो इनकम लेवल के आधार पर किया जाता है। इनकम लेवल के आधार पर हम करते हैं और बैंक डेवलप करता है और मार्केटिंग करता है अपने प्रोडक्ट की बेस्ड ऑन दिस सेगमेंटेशन। इसी सेगमेंटेशन के आधार पर बैंक अपना प्रोडक्ट डेवलप करता है और उसकी मार्केटिंग करता है और टारगेट करता है रिलेवेंट सेगमेंट को मैक्सिमम बिजनेस के कन्वर्जन के लिए। जो रिलेवेंट कस्टमर बेस है उसी को ही वो कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो बेसिक सेगमेंटेशन जो कस्टमर बेस का है वो इनकम लेवल के आधार पर किया जाता है, जो कि नीचे दिखाया गया है। बेसिक सेगमेंटेशन ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन इनकम लेवल। इनकम लेवल के आधार पर कस्टमर का जो सेगमेंटेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। तो देख लीजिए एक बार फिर से, इनकम लेवल दिया हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये लाख में दिया हुआ है, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर करोड़ में लिखा हुआ। देखिए अब आपको दिक्कत क्या होती, याद रखना मुश्किल होता हमें। 4,000 फिर 4,000 से 1,20,000, ये याद रखने से अच्छा है कि हम सीधे इसको 4 करोड़ कर दें और इसे 40 करोड़ कर दें, इसे 1,20,120 करोड़ कर दें। इसीलिए मैंने इस चीज़ को जो बुक में दिया है उसको करोड़ में बांट दिया है। तो आप चाहे ये देख लीजिए चाहे ये देख लीजिए, ये सेम ही बात है फ्रेंड्स। ओके, तो अब देखिए जिसकी इनकम जो है, जिनकी इनकम 2 लाख से 10 लाख है उनको मास मार्केट बोला जाता है कस्टमर सेगमेंटेशन में। जिनकी इनकम 10 लाख से 50 लाख है उन्हें मास एफ्लुएंट बोला जाता है। जिनकी 50 लाख से 4 करोड़ है उन्हें सुपर एफ्लुएंट बोला जाता है। जो साल भर में 4 करोड़ से 40 करोड़ तक कमाते हैं फ्रेंड्स उन्हें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोला जाता है। जो 40 करोड़ से 120 करोड़ रुपए साल भर में कमाते हैं उन्हें सुपर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोला जाता है। और जो 120 करोड़ से भी ज़्यादा साल में कमाते हैं उन्हें अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोला जाता है। तो अगर हम इफ़ वी लुक एट द कस्टमर सेगमेंटेशन, अब अगर हम ऊपर के सेगमेंटेशन में देखें तो पहले तीन जो सेगमेंट है फ्रेंड्स, पहले 3 सेगमेंट मास मार्केट, मास एफ्लुएंट और सुपर एफ्लुएंट। तो मास मार्केट क्या होती है फ्रेंड्स, 2 लाख से 10 लाख की इनकम। मास एफ्लुएंट क्या होती है, 10 लाख से 50 लाख इनकम। और सुपर एफ्लुएंट होते हैं आपके 50 लाख से लेकर 4 करोड़ की इनकम वाले होते हैं। एक बार चाहे तो आप देख लीजिए। तो ये जो 3 शुरू के 3 हैं आपके, है ना, 2 लाख से 10 लाख वाले मास मार्केट, 10 लाख से 50 लाख वाले मास एफ्लुएंट और 50 लाख से लेकर 4 करोड़ वाले सुपर एफ्लुएंट। इन्हीं को ही ज़्यादातर रिटेल बैंकिंग में टारगेट किया जाता है। ये जो 3 सेगमेंट हैं, मास मार्केट, मास एफ्लुएंट, सुपर एफ्लुएंट, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द बैंक विथ रिगार्ड टू देयर रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव। तो अगर रिटेल बैंकिंग में कस्टमर को कैप्चर करना है तो हम ज़्यादा फोकस इन 3 ग्रुप पर ही करते हैं, यानी कि 4 करोड़ रुपए तक कमाने वाले लोगों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विल बी स्ट्रक्चर्ड मोस्टली टू बी द रिक्वायरमेंट ऑफ एबेक्स पेमेंट, ठीक है। तो ज़्यादातर प्रोडक्ट जो सर्विसेज जो डेवलप की जाती हैं वो इसी सेगमेंट की, जो 3 मास मार्केट, मास एफ्लुएंट और सुपर एफ्लुएंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। मास मार्केट का 2 लाख से लेकर के 10 लाख तक साल की इनकम है। मास एफ्लुएंट जो है 10 लाख से लेकर के 50 लाख कमाते हैं और सुपर एफ्लुएंट 50 लाख से लेकर के 4 करोड़ रुपए तक साल भर में कमाते हैं फ्रेंड्स। ओके, द फंडामेंटल एजम्पशन अबाउट कस्टमर फॉर बिल्डिंग रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर ब्रीफली एक्सप्लेन्ड एज बिलो। तो नीचे समझाया गया है कि फंडामेंटल एजम्पशन क्या होती है जब भी किसी कस्टमर के लिए रिटेल बैंकिंग का प्रोडक्ट जो है या सर्विसेज डेवलप की जाती हैं तो क्या चीज़ें दिमाग में रखी जाती हैं, क्या एजम्पशन किया जाता है कि ताकि जो है रिटेल बैंकिंग का जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो सही बन करके अच्छा प्रोडक्ट निकले उसके लिए, ठीक है। तो कस्टमर्स आर डिफरेंट, कस्टमर अलग अलग होते हैं। नीड्स ऑफ द कस्टमर आर डिफरेंट, जो कस्टमर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पहली बात, हर कस्टमर अलग होता है, हर कस्टमर की ज़रूरत अलग होती है। नीड फॉर कस्टमर्स आर डिफरेंट
ईच कस्टमर विल हैव डिफरेंट सेट ऑफ नीड फॉर फाइनेंशियल सर्विस। हर एक कस्टमर की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होगी, जो है फाइनेंशियल सर्विस के लिए अलग नीड होती है। द रिक्वायरमेंट फॉर द कस्टमर्स फॉर फाइनेंशियल सर्विस विल बी यूनिक। तो कस्टमर के लिए जो फाइनेंशियल सर्विस की जो रिक्वायरमेंट होगी फ्रेंड्स, वो यूनिक होगी। तो कुल मिलाकर के आप देखने की कोशिश यही कर रहे होंगे, जो यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि हर कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट है, हर कस्टमर डिफरेंट होता है, ठीक है। और उनकी कस्टमर की नीड भी अलग-अलग होती है, डिफरेंट होती है। हर कस्टमर की अपनी खुद की सेट ऑफ नीड होती है फाइनेंशियल सर्विसेज़ की, और द रिक्वायरमेंट फॉर कस्टमर फॉर द फाइनेंशियल सर्विस विल बी इन यूनिक। हर एक कस्टमर के लिए अपनी उसकी जो फाइनेंशियल सर्विस की नीड है, वो यूनिक होती है। तो कस्टमर कैन बी ब्रॉडली ग्रुप टुगेदर बेस्ड ऑन देयर नीड पिरामिड। तो कस्टमर को हम क्या कर सकते हैं, ब्रॉडली उनको जो है ग्रुप एक साथ ग्रुपिंग की जा सकती है बेस्ड ऑन देयर नीड पिरामिड। हम एक नीड पिरामिड बनाएँगे और उसके आधार पर हम इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। द कस्टमर कैन बी ग्रुप टुगेदर बेस्ड ऑन देयर इनकम, एज, जियोग्राफी, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशन, जेंडर एंड फैमिली साइज। तो अगर आपको कस्टमर को जो है ग्रुपिंग करनी है, तो इनमें से किसी के एक के आधार पर या एक साथ कई सारे भी लेकर के आप कर सकते हैं। उनके इनकम के आधार पर आप जो है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा, इनकम के आधार पर लोगों को ग्रुप किया गया है कस्टमर को। उनकी एज के आधार पर अलग-अलग एज ग्रुप के लोग हैं। जियोग्राफी के आधार पर उसके हिसाब से कर सकते हैं, प्रोफ़ेशन के हिसाब से अलग-अलग, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, उनकी वोकेशन जो है, जेंडर जो है, फैमिली साइज़, उसके आधार पर हम इनको अलग-अलग उसमें ग्रुपिंग की जा सकती है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ कैन बी डेवलप्ड फॉर अ सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ अबव एलिमेंट टू सैटिस्फाई मोस्ट ऑफ द नीड। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज़ बनाए जाएँगे, वो इस तरीके से डेवलप किए जाएँगे कि इसमें सिंगल या कॉम्बिनेशन ऑफ अबव एलिमेंट की नीड को सैटिस्फाई करने के लिए, यानी केवल ऐसा हो सकता है कि ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो इनकम के आधार पर जो ग्रुप बन रहा है उसकी ही नीड को सैटिस्फाई करें, या ऐसा भी बना सकते हैं जो इनकम प्लस एज दोनों फैक्टर को एक साथ कंसीडर करके चले और उनकी नीड को फुलफिल कर सकता है। द अबव assumption अराउंड कस्टमर हेल्प द बैंक टू डेवलप सुटेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कैटर द नीड स्पेक्ट्रम ऑफ द कस्टमर। तो ये जो ऊपर हमने एजम्पशंस की इतनी सारी, वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं बैंक को कि ताकि वो सुटेबल प्रोडक्ट और सर्विस डेवलप कर सके, ताकि उस कस्टमर के जो एक कस्टमर बेस है उसकी नीड को फुलफिल किया जा सके फ्रेंड्स। ओके, तो जब भी रिटेल बैंकिंग का कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है फ्रेंड्स, तो हम फंडामेंटली अपने दिमाग में क्या मान करके चलते हैं कि कस्टमर अलग अलग होते हैं, कस्टमर्स आर डिफरेंट, नीड फॉर कस्टमर्स आर डिफरेंट, कस्टमर की नीड अलग अलग होती है। हर एक कस्टमर को अपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज की नीड है उसका एक डिफरेंट सेट नीडेड होता है, हर एक का अलग अलग होता है। किसी को एफडी चाहिए और करंट अकाउंट चाहिए, तो किसी को एफडी चाहिए और सेविंग अकाउंट चाहिए, किसी को एफडी भी चाहिए प्लस म्यूचुअल फंड भी चाहिए। तो डिपेंड करता है, हर एक का अपना अपना एक सेट होता है उसकी नीड का। द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर फॉर द फाइनेंशियल सर्विस विल बी यूनिक। तो हर एक कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल नीड की, वो यूनिक होती है। आप ऐसा कहें कि दो कस्टमर की एक जैसी नीड होगी तो मुश्किल ही होता है फ्रेंड्स। ओके, अब कस्टमर को हम ग्रुप में बांट सकते हैं बेस्ड ऑन देयर नीड पिरामिड। नीड के हिसाब से उनको जो है हम ग्रुप में बांट सकते हैं, और कस्टमर को ग्रुपिंग किस किस आधार पर, इनकम के आधार पर, एज के आधार पर, जियोग्राफी के आधार पर, प्रोफेशन के आधार पर, एम्प्लॉयमेंट के आधार पर, फैमिली साइज, जेंडर, इसके आधार पर हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। और प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है जो डेवलप की जाती हैं, वो इसी हिसाब से डेवलप की जाती हैं, ताकि जैसे इनकम के आधार पर हमने प्रोडक्ट डेवलप किया कि अगर हाउसिंग लोन है तो उसको जो है जिनकी 50 लाख से ज़्यादा इनकम है उनको ऑफ़र करेंगे। जो सेविंग अकाउंट है वो हम जो है 2 लाख से 10 लाख वाले उसको ऑफ़र करेंगे। तो इस तरीके से प्रोडक्ट और सर्विसेज़ हम डेवलप कर सकते हैं। अब ये जो हमने ऊपर असम्पशन की है अबाउट कस्टमर, ये हेल्प करते हैं सूटेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज डेवलप करने में, ताकि जो है कस्टमर की नीड को फुलफ़िल किया जा सके। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से अगर समझना है तो हमें मैस्लोज़ हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड में देखने की ज़रूरत है। मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स का एक थ्योरी दी थी, ठीक है? उसके बारे में हम फ्रेंड्स अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, और या ये बात ध्यान रखिएगा, मैस्लोज़ हायरार्की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मतलब मैस्लोज़ जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटेल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट अगर कोई है तो वो मैस्लोज़ हायरार्की थ्योरी, जिसको हम अगले लेक्चर में बातचीत करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे वहाँ फ्रेंड्स। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें जो है लुक करना होगा मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी में। ये एप्रोप्रिएट रहेगा हमें अगर इसको समझें। द थ्योरी विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ बैंक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट टू मैच द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ नीड पिरामिड ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर की जो नीड पिरामिड होता है फ्रेंड्स, ऐसा पिरामिड होता है। अगला लेक्चर अब आप देखेंगे तो ये जो बातें मैं कह रहा हूँ वो ज़्यादा सेंस बनाएंगी। तो जो कस्टमर की नीड पिरामिड होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेज होती हैं। उस स्टेजेज में कस्टमर मतलब कैसे बैंक जो है प्रोडक्ट को स्ट्रक्चर करता है कि मतलब इस ग्रुप को क्या देना है, 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 वो चीज़ जो है बैंक को हेल्प करता है मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की को समझने के बाद में प्रोडक्ट को स्ट्रक्चर किया जा सकता है।
कस्टमर बाई द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द बैंक प्राइमरली टू सेटिस्फाई देयर नीड। ठीक है, बैंक कस्टमर क्या करता है, अपनी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बैंक से किस लिए खरीदता है, ताकि उसकी जो ज़रूरत है उसको वो सेटिस्फाई कर सके। अगर उनकी जो नीड है, कस्टमर की जो नीड है और बैंक का जो प्रोडक्ट है वो मैच कर जाते हैं, एक कस्टमर को हाउसिंग लोन चाहिए सस्ता और एक बैंक हाउसिंग लोन सस्ता दे रहा है, अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं, देयर इज एब्सोल्यूट सिंक्रोनी, है ना, तो दोनों सिंक्रोनाइज कर जाते हैं। और इफ़ द बेनिफिट प्रॉमिस्ड बाय द बैंक टू द कस्टमर आर डिलीवर्ड, और अगर जो है जो बैंक ने प्रॉमिस किया था कि ये बेनिफिट होंगे आपको हमारा इस प्रोडक्ट को परचेज करने से, अगर ऐस वो चीज़ डिलीवर कर दी जाती, जैसा कहा गया है वैसा ही हो जाता है उस प्रोडक्ट में, देन देयर विल बी एब्सोल्यूट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कस्टमर एंड, तो उस केस में कस्टमर एब्सोल्युटली सेटिस्फाई रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे, कस्टमर क्या करता है, प्रोडक्ट को और सर्विसेज को बाई करता है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, और अगर बैंक का प्रोडक्ट और कस्टमर की नीड दोनों आपस में मैच कर जाती हैं, तो हम बोलेंगे कि देयर इज एब्सोल्युटली सिंक्रोनाइज हो गए, दोनों आप आपस में सिंक्रोनाइज है, यानी इसको जितना चाहिए था उतना उसने दिया हुआ है, तो मतलब कहने का दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जो है जो बेनिफिट जो है प्रॉमिस किए गए थे बैंक द्वारा, वो कस्टमर को अगर डिलीवर कर दिए जाते हैं, तो एब्सोल्यूट जो है सेटिस्फैक्शन होगा कस्टमर के एंड से फ्रेंड्स। ओके, द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर इन जनरल कैन बी रिलेटेड टू द नीड हायरार्की थ्योरी बाय अब्राहम मैस्लो। ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की, वो जनरली जो है रिलेट की जा सकती है किससे, हायरार्की जो थ्योरी दी है किसने, अब्राहम मैस्लो ने दी थी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स इसके बारे में। ठीक है, तो इसके इसके जरिए हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें से जो कुछ बातें अगर आपको नहीं समझ में आ रही, तो वो अगले लेक्चर में आपको 100% समझ में आएंगी। तो देखिए, फंडामेंटल एजम्पशन के बारे में हमने समझ ही लिया था कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले बैंक क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखता है, और इन चीज़ों को दिमाग में रख करके जो है बैंक एक सुटेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है, ताकि कस्टमर की नीड को फुलफिल किया जा सके। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें मैस्लो की हायरार्की ऑफ द नीड थ्योरी को देखने की ज़रूरत होती है, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे फ्रेंड्स। ओके, थ्योरी हमें समझने में मदद करती है कि हाउ बैंक कैसे स्ट्रक्चर करता है अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट स्टेजेस पर कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए। कस्टमर जो है बैंक से प्रोडक्ट बाई करता है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, और अगर बैंक की जो कस्टमर की नीड है और बैंक का प्रोडक्ट अगर मैच कर जाते हैं, तो एब्सोल्यूट सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है उनके बीच में। और अगर जो जो प्रॉफिट या बेनिफिट जो है प्रॉमिस किए जाते थे बैंक के द्वारा कस्टमर को, अगर वो कस्टमर को मिल जाते हैं, डिलीवर हो जाते हैं, तो एब्सोल्यूट सेटिस्फैक्शन की स्थिति होगी, कस्टमर एंड से कस्टमर हमारा पूरी तरह से सेटिस्फाइड महसूस करेगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर इन जनरल कैन बी रिलेटेड विद द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ अब्राहम मैस्लो। तो अब्राहम मैस्लो ने जो थ्योरी ऑफ हायरार्की दी थी, नीड की जो थ्योरी दी थी, उससे जो है हमें बहुत अच्छे से कस्टमर के बारे में, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आइडिया लगता है। तो ये फ्रेंड्स हम अगले लेक्चर में जब देखेंगे, तो बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये जो हमने मास मार्केट, मास एफ्लुएंट, सुपर एफ्लुएंट और ये वाला जो हमने टेबल पढ़ी है फ्रेंड्स, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे उसको जरूर से जरूर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।